नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ शोध पत्रों और लेखों के अंश हैं, और ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ लैबोरेटरी की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। ये हमारी सेहत, हमारे खाने, हमारे पर्यावरण और आने वाली टेक्नोलॉजी से सीधे तौर पर जुड़ा है। हाँ, तो आज का मिशन है इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालना जो हमें समझाएं कि आखिर बायोकेमिस्ट्री इतनी अहम क्यों है, और इसमें मतलब भविष्य की क्या संभावनाएं छिपी हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री को समझने का एक एक दिलचस्प तरीका है इसे सभी बायोलॉजिकल साइंसेस की मूल भाषा मानना। ये मेटाफोर काफी अच्छा है। मूल भाषा। इसी संगम से हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जीवन की प्रक्रियाओं की समझ मिलती है कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, अच्छा। ऊर्जा कैसे बनती है, बीमारियां क्यों होती हैं, ये सब। स्रोतों में इसे आधुनिक विज्ञान की दुल्हन, ब्राइड ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा गया है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोता है, उनका आधार बनता है। ये अकेला खड़ा विषय नहीं है, बल्कि एक पुल है जो कई डिसिप्लिन्स को जोड़ता है। मूल भाषा, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जीवन की जटिलताओं को सही मायने में समझना है, हाँ। चाहे वो इंसान हो, पौधा हो या कोई सूक्ष्म जीव, तो बायोकेमिस्ट्री की समझ होना एक तरह से बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल बुनियादी। और स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ स्थापित विज्ञानों की ही भाषा नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी नई फ्रंटियर्स हैं, हाँ, उसमें भी इसकी भूमिका केंद्रीय होती जा रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020, हाँ, NEP वहाँ 2020। जो एक होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर देती है, उसके लिए बायोकेमिस्ट्री एक आदर्श विषय नजर आता है। ये कैसे फिट बैठता है इसमें? हाँ, ये NEP 2020 वाला कनेक्शन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। NEP का लक्ष्य है ज्ञान को टुकड़ों में देखने के बजाय उसको एक एकीकृत इंटीग्रेटिव रूप में देखना। हाँ। और व्यवहारिक कौशल प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देना। बायोकेमिस्ट्री अपने स्वभाव से ही इंटरडिसिप्लिनरी है। अच्छा। ये अलग-अलग विज्ञानों के कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर असल दुनिया की समस्याओं को हल करने पर फोकस करती है। मिसाल के तौर पर सोचिए, स्रोत बताते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ-कहाँ सीधे तौर पर योगदान दे रही है। कहाँ? मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी GMOs तैयार करना, ये सीधे खाद्य सुरक्षा से जुड़ता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर हेल्थ केयर में बीमारियों को समझने, नए डायग्नोस्टिक टूल्स बनाने और खास तौर पे कैंसर ट्रीटमेंट, एंजाइम थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी एडवांस थेरेपीज विकसित करने में। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हाँ, यहाँ बायोकेमिस्ट्री आणविक स्तर पर बीमारी के कारण को एड्रेस करती है। अच्छा। और पर्यावरण? एनवायरनमेंट में भी प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है ना। बिल्कुल। तो बायोकेमिस्ट्री हमें बायो रिमीडिएशन जैसे तरीके देती है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके हानिकारक पदार्थों को नष्ट किया जाता है। ये तो सीधे तौर पर बड़े सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है। आपने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जिक्र किया, क्या श्रोता इसका कोई खास उदाहरण देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इसे कैसे संभव बनाती है? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन इशारा ये है कि व्यक्ति के यूनिक जेनेटिक मेकअप और मेटाबॉलिक प्रोफाइल को समझकर बायोकेमिस्ट्री की मदद से ऐसी दवाएं या ट्रीटमेंट तैयार किए जा सकते हैं जो उस व्यक्ति विशेष के लिए सबसे ज्यादा असरदार हो। अच्छा। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटकर है। बिल्कुल। और आपने जो ये एप्लीकेशंस गिनाई, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये तो सीधे तौर पर भारत सरकार की पहलों और वैश्विक लक्ष्यों से भी जुड़ती होंगी। निश्चित रूप से। स्रोत इस कनेक्शन को रेखांकित करते हैं, जैसे फार्मा और बायोटेक उद्योग में इनोवेशन। हाँ। जो मेक इन इंडिया का हिस्सा है, वो काफी हद तक बायोकेमिस्ट्री पर निर्भर है। सही। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का विकास डिजिटल इंडिया से जुड़ता है, क्योंकि इसमें बड़े बायोलॉजिकल डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है। हाँ, डेटा तो बहुत होगा। बहुत ज्यादा। और स्वास्थ्य पहले, चाहे वो पारंपरिक हो या आधुनिक, रोगों की बायोकेमिकल अंडरस्टैंडिंग से बेहतर होती हैं। हाँ। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ये सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में योगदान देता है, जैसे SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अच्छा। और SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऊर्जा उत्पादन और जल शुद्धिकरण में भी भूमिका निभाते हैं। ये तो हुई एप्लीकेशंस की बात। स्रोत में एक बायोकेमिस्ट्री विभाग का उदाहरण भी दिया गया है जो 2004 से चल रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। ये जानना दिलचस्प है कि वहाँ के छात्र सिर्फ अकादमिक रूप से ही सफल नहीं हो रहे, जैसे CSIR, UGC नेट, ICMR, JRF, गेट जैसी परीक्षाएं पास करना, बल्कि वे शोध कर रहे हैं और भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत अपनी कंपनियां भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर भी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, और यही बात बायोकेमिस्ट्री को NEP 2020 के व्यावहारिक कौशल वाले पहलू से जोड़ती है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को नौकरियां और उद्यमिता के अवसर दे रहा है। तो अगर किसी की रुचि बायोकेमिस्ट्री में है, तो उनके लिए किस तरह के रास्ते खुलते हैं? स्रोत करियर की एक लंबी लिस्ट देते हैं। शायद हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों और उनमें बायोकेमिस्ट्री की भूमिका पर गौर कर सकते हैं, बजाय सिर्फ पद गिनाने के। हाँ, ये बेहतर रहेगा। जैसे स्वास्थ्य सेवा में बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? अच्छा पॉइंट है। स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर में बायोकेमिस्ट्री की भूमिका बहुत सीधी और महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट जैसे पेशेवर खून, मूत्र और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में विभिन्न अणुओं का विश्लेषण करते हैं। जैसे शुगर, प्रोटीन वगैरह? हाँ बिल्कुल, शुगर, प्रोटीन, एंजाइम। ये विश्लेषण डॉक्टरों को डायबिटीज, किडनी की बीमारियों, दिल की बीमारियों जैसी कई स्थितियों का निदान, डायग्नोस करने और उन पर नजर रखने में मदद करता है। इसी तरह मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक लैब्स में यही सब टेस्ट करते हैं। और नई दवाएं बनाने में इसका क्या रोल है? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फार्मास्यूटिकल रिसर्चर जो होते हैं, वो नई दवाओं की खोज और विकास में लगे रहते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारियां मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करती हैं। अच्छा। और फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स डिजाइन करते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले प्रोसेस में हस्तक्षेप कर सकें। इसमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से लेके क्लिनिकल ट्रायल्स तक सब शामिल है। काफी लंबा प्रोसेस होता होगा ये। हाँ, काफी लंबा और जटिल। फिर बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट आते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या बड़े पैमाने पे बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे इंसुलिन, टीके बनाने जैसे कामों में शामिल होते हैं। हेल्थ केयर के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D का भी जिक्र है। ये कहाँ होता है और इसमें बायोकेमिस्ट्स क्या करते हैं? R&D अकादमिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है, सरकारी संस्थानों जैसे भारत में CSIR, ICMR और निजी कंपनियों की लैब्स में भी। यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट जीवन की बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कोशिकाएं कैसे संवाद करती हैं, जीन कैसे नियंत्रित होते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं और काम करते हैं। ये जो बुनियादी शोध है, यही भविष्य के एप्लीकेशंस की नींव रखता है। सही। इसी में लैब मैनेजर जैसी भूमिकाएं भी होती हैं, जो प्रयोगशाला के संचालन, सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करते हैं। स्रोतों में कृषि और पर्यावरण का भी जिक्र था। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े क्षेत्र हैं। यहाँ बायोकेमिस्ट्री कैसे मदद करती है? कृषि में एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट फसल की पैदावार बढ़ाने, उसे ज्यादा पौष्टिक बनाने या कीड़ों और बीमारियों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी बनाने पर काम करते हैं। अच्छा। वो मिट्टी की उर्वरता और पौधों के पोषण को समझने के लिए बायोकेमिकल पाथवेज का अध्ययन करते हैं। वहीं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट प्रदूषण की निगरानी करते हैं और उसे कम करने के तरीके विकसित करते हैं, जैसे हमने बायो रेमेडिएशन की बात की थी। हाँ। वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने में भी भूमिका निभाते हैं। और हाँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और शेल्फ लाइफ सुधारने के लिए करते हैं। यानी स्वास्थ्य, अनुसंधान, कृषि, पर्यावरण, ये तो काफी व्यापक दायरा हो गया। स्रोत कुछ और क्षेत्रों का भी नाम लेते हैं, जैसे फार्मा उद्योग, शिक्षा, केमिकल इंडस्ट्री, सरकारी नियामक संस्थाएं, यहाँ तक कि फॉरेंसिक साइंस, पब्लिक हेल्थ और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री की जरूरत बताई गई है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना वर्सेटाइल है। हाँ, और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवसर है। विदेशों में शोध संस्थानों में कोलैबोरेशन या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के मौके। अच्छा। और फाइजर, नोवार्टिस, रोश जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs में नौकरियां। हमारे पास एक और स्रोत है जो बायोकेमिस्ट्री के महत्व पर ही केंद्रित है। वो इस बात पर जोर देता है कि बायोकेमिस्ट्री की बुनियादी समझ हमें अपने रोजमर्रा के जीवन, भोजन, पानी, हवा,
बीमारियों के इलाज को बेहतर ढंग से समझने और शायद बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। ये एक बहुत ही ज़मीनी बात लगती है ना? बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। वो स्रोत ये भी कहता है कि ये समझ हमें आज की बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खाद्य सुरक्षा, हाँ, फूड सिक्योरिटी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की जरूरत और नई उभरती बीमारियों से निपटने में भी मदद कर सकती है। कैसे? क्योंकि इन सभी चुनौतियों के मूल में कहीं ना कहीं बायोकेमिकल प्रोसेसेस शामिल है। चाहे वो फसल उगाना हो, ऊर्जा बनाना हो या बीमारी फैलना हो। समझ गया। उसी स्रोत में कुछ ऐसे खास व्यावसायिक अवसरों, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज का भी जिक्र है जो शायद पारंपरिक करियर पथों से थोड़े अलग हैं लेकिन उभरते हुए क्षेत्र लगते हैं, जैसे फंक्शनल जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये सब क्या है और इनमें बायोकेमिस्ट्री की क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प क्षेत्र है। ये टेक्नोलॉजी खासकर डेटा एनालिसिस और कंप्यूटेशन के साथ बायोकेमिस्ट्री के जुड़ने से उभरे हैं। अच्छा। फंक्शनल जेनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स इस बात का अध्ययन करते हैं कि जीन्स और प्रोटीन्स बड़े पैमाने पर कैसे काम करते हैं और एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, मतलब हजारों जीन्स या प्रोटीन्स एक साथ। ओके। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें क्रूशल है क्योंकि ये इन सभी जीनोमिक और प्रोटियोमिक अध्ययनों से उत्पन्न भारी मात्रा में बायोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेशनल टूल्स और तकनीकों का उपयोग करता है। मतलब डेटा एनालिसिस। हाँ, एक तरह से बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। स्रोत बताते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसी तरह के दूसरे जीवों पर हुए शोधों ने जीन अनुक्रमों, जीन सीक्वेंसेस का खजाना खोल दिया है। हाँ, सुना है। अब चुनौती ये है कि इस जानकारी का दवाओं, कृषि और उद्योग में कैसे उपयोग किया जाए। यही बायोइन्फॉर्मेटिक्स विशेषज्ञों की बहुत जरूरत है। यानी डेटा साइंटिस्ट लेकिन बायोलॉजी के डोमेन में। काफी हद तक हाँ। इसमें बायोलॉजी की गहरी समझ के साथ साथ प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। अच्छा। स्रोत में और भी उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे बायोकेमिस्ट्री दूसरे कौशलों के साथ मिल सकती है, जैसे टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग मतलब जटिल वैज्ञानिक जानकारी को स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में लिखना। ठीक है। चाहे वो शोध पत्र हों, अनुदान प्रस्ताव हों या प्रोडक्ट मैनुअल्स। ठीक है। या फिर टेक्निकल सेल्स बायोकेमिस्ट्री में। हाँ, वैज्ञानिक उपकरणों या फार्मा उत्पादों को बेचने के लिए। इसमें विषय के ज्ञान के साथ साथ मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। स्रोतों तो ये भी सुझाते हैं कि एमएससी के साथ एमबीए इस क्षेत्र के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। दिलचस्प। और फोरेंसिक साइंस। हाँ। फोरेंसिक साइंस में अपराध स्थल से मिले जैविक सबूतों जैसे खून, बाल, लार, इनका विश्लेषण करने के लिए। स्रोतों में कुछ और भी नाम है जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स। ये क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स ये देखता है कि दवा शरीर में कैसे जाती है, कैसे काम करती है और कैसे टूटती है। फिर कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और हाई थ्रूपुट केमिस्ट्री। हाँ, इनका जिक्र था। हाँ। हाई थ्रूपुट मतलब तेजी से बहुत सारे सैंपल जांचना। बिल्कुल सही। ये ऑटोमेटेड तरीकों से बहुत सारे नमूनों का तेजी से विश्लेषण करने की तकनीक है, खासकर नई दवाओं की खोज में बहुत उपयोगी है। अच्छा। फिर डीएनए वैक्सीन्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाना, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यहाँ तक कि ब्रूइंग मतलब शराब बनाना, और मेडिकल इलस्ट्रेशन भी। मेडिकल इलस्ट्रेशन मतलब वैज्ञानिक चित्र बनाना। हाँ बिल्कुल। तो ये लिस्ट दिखाती है कि संभावनाएं कितनी विविध हैं। बायोकेमिस्ट्री का आधार लेकर व्यक्ति अपनी रुचि और अन्य कौशलों के आधार पर बहुत से अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकता है। दूसरे स्रोत में भी कुछ और करियर विकल्प दिए गए थे, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम करना, रिसर्च असिस्टेंट बनना, साइंस रिपोर्टर। हाँ, साइंस कम्युनिकेशन भी एक फील्ड है। या खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरणों जैसे भारत में FSSAI हैं, उनमें विशेषज्ञ बनना। बिल्कुल। विदेशों में भी विशिष्ट सरकारी भूमिकाओं का जिक्र था, जैसे अमेरिका में FDA, NIH, USDA, यहाँ तक कि FBI में भी। नीति निर्माण, अनुसंधान, फंडिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से साफ है कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ प्रयोगशाला में अणुओं का अध्ययन करने वाला एक अकादमिक विषय भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन के कोट को समझने, हमारी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं, बीमारी, भूख, प्रदूषण से निपटने के तरीके खोजने और
अनगिनत करियर अवसर पैदा करने की एक शक्तिशाली कुंजी है। बिल्कुल, और ये एक ठहरा हुआ क्षेत्र नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। स्रोत सिंथेटिक बायोलॉजी का जिक्र करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी। हाँ, जहां जीवन के नए रूप या कार्य बनाने के लिए जैविक भागों को इंजीनियर किया जाता है, और प्रिसीजन मेडिसिन, जिसकी हमने थोड़ी बात की थी, जहां उपचार को व्यक्ति के जेनेटिक और बायोकेमिकल प्रोफाइल के अनुसार तैयार किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री की इंटरडिसिप्लिनरी प्रकृति इसे भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाती है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार जो सोचने के लिए रह जाता है वो ये है, अब जब हम जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और तकनीक से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो क्या इसके मूल सिद्धांतों की थोड़ी सी समझ भी हमें रोजमर्रा के मुद्दों को, चाहे वो हमारी अपनी सेहत हो, खाने के लेबल्स हों या जलवायु परिवर्तन की खबरें हों, एक नए, ज्यादा जानकार नजरिए से देखने में मदद कर सकती है? इस पर विचार जरूर करें।